Hello everyone. So again, this is Manish Tripathi, and we're gonna discuss the important articles from the last day's newspaper. The paper is the Hindu. Okay. So the article which we're gonna discuss today is we'll discuss two important article. The first article that we will discuss is the article related to RBI. RBI recently has is about to launch the second फेज ऑफ ऑपरेशन ट्विस्ट, दैट इज ऑपरेशन ट्विस्ट सेकंड. तो उसके बारे में हम समझेंगे और इसके थ्रू आरबीआई इज प्लानिंग टू इन्फ्यूज अराउंड 10,000 करोड़ इन द मार्केट. सो विल अंडरस्टैंड दिस व्हाट इज ऑपरेशन ट्विस्ट एंड व्हाट इज द इनिशिएटिव टेकन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. और ये बेसिकली इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमारी इकोनॉमी स्लो डाउन हो चुकी है. तो विल डिस्कस इन डिटेल in the further presentations. Okay, the second article that we're going to discuss is it is on the editorial page, that is page number 6, and this article is regarding the food security. Okay, food security is now a challenge in the due to the coronavirus. The food security is also one of the concerns. So this article is related to the problem of food security and how to deal with the problem. The solution has also been discussed in the article. Okay, so let's get started with the first article. So in order to understand the article, ये आर्टिकल समझने के लिए यू शुड नो द बेसिक्स ऑफ ऑपरेशन ट्विस्ट एंड हाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी. ये सब थोड़ा सा बेसिक्स आपको पता होना चाहिए. तो ये पहले हम डिस्कस करते हैं, फिर आपको आर्टिकल अच्छे से समझ में आएगा. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑपरेशन ट्विस्ट इज द इनोवेटिव स्कीम दैट इज इनिशिएटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू इन्फ्यूज द मनी फ्लो इन द मार्केट. तो देखो, इन दिस टाइम वी नो वेरी वेल द इकॉनमी हैज़ बीन स्लो डाउन, जीडीपी ग्रो नहीं हो रही है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उतनी नहीं है, लोन डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहे हैं. तो आरबीआई क्या चाहती है कि मार्केट में मनी फ्लो बढ़े. आरबीआई वांट्स टू इन्फ्यूज लिक्विडिटी इन द मार्केट, इट वांट्स टू पुश मनी फ्लो इन द मार्केट. एंड हाउ आरबीआई डज दैट? आरबीआई ने बहुत सारे स्टेप्स लिए. उसने अपने इंटरेस्ट रेट्स कम किए, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सबको कम किया. बट इन स्पाइट ऑफ दैट, पॉलिसी रेट को रिड्यूस करने के बाद भी उतना पैसा इन्फ्यूज नहीं हो पा रहा है मार्केट में. सो आरबीआई का जो रीसेंट स्टेप है दैट इज ऑपरेशन ट्विस्ट. और ऑपरेशन ट्विस्ट होने के कारण जो इंटरेस्ट, जो दर है, जो ब्याज का दर है, दैट विल स्लो डाउन, दैट विल डिक्रीज. और इंटरेस्ट रेट कम होने के कारण लोन सस्ते होंगे, और लोन सस्ता होने के कारण लोग कार लोन, हाउसिंग लोन, ये सब लेना स्टार्ट करेंगे. सो इट विल प्रोवाइड एन इम्पेटस, अ पुश टू द स्लो डाउन इकोनॉमी. ठीक है, ओके, चलिए तो डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हमें समझना होगा, ऑपरेशन ट्विस्ट समझने के लिए वी शुड नो कि हाउ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्लोज इन द मार्केट. तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू क्या करती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी. याद रखिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों इशू करती है? तो जब भी गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, सपोज गवर्नमेंट को हाईवे बनाने के लिए पैसा चाहिए, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट विल इशू एनएचएआई बॉन्ड्स. या एनएचएआई बॉन्ड्स या फिर वही गवर्नमेंट सिक्योरिटी. अब जो कोई एनएचएआई बॉन्ड खरीदेगा तो वो गवर्नमेंट को क्या देगा? सपोज मैं पब्लिक हूँ, so I will purchase NHAI bond, and in turn I will give money to government of India. So I will give money to government of India, and government of India will give government security to public. So government security कौन इनिशिएट कर, कौन जारी करती? तो याद रखना, इशूइंग अथॉरिटी कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. एंड व्हाई डज इट इशूज? इफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट्स फंड्स फॉर डेवलपमेंट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, सो इट इशूज गवर्नमेंट सिक्योरिटी. तो याद रखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करती है. अब इसका जो ट्रांजैक्शन है, वो ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे कौन करती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. याद रखिएगा, इशूइंग अथॉरिटी इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बस उसकी सेलिंग और जो परचेजिंग होती है दैट इज डन बाय सेंट्रल बैंक, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. अब इंडिया में दो प्रकार की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू की जाती हैं, जैसे शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी और लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी. तो शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी मतलब जिसका मैक्सिमम टेन्योर 1 साल का होता है. ये 3 प्रकार की होती हैं. फर्स्ट इज whose maturity period is 91 days. Second, government security, जब maturity period 182 days होगा. And third is maturity period is 364 days. You can see clearly here that maximum maturity period is below 1 year. 365 days नहीं है क्योंकि अदरवाइज वो लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो जाती. तो शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी 3 प्रकार की होती हैं, और इसे ट्रेजरी बिल भी कहा जाता है. क्लियर है? इंडिया में इसे ट्रेजरी बिल कहा जाता है शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, और इसका मैक्सिमम टेन्योर 1 ईयर का होता है. बट दैट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट को लंबे समय के लिए पैसा मिलता है. सो मोर देन 1 ईयर, और बेसिकली बात किया तो 5 साल, 6 साल, 10 साल, ऐसे लंबे, ऐसे समय काल के लिए यदि कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू की जाती है, सो दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी. इसे डेब्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी कहा जाता है इंडिया में.
तो हमने समझा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी, यदि गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए तो इट विल इशू ट्रेजरी बिल्स, और यदि गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए तो वो लॉन्ग टर्म डेब्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करती है, जैसे फॉर एग्जांपल NHAI इज अ लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ओके, अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कर दी, बट हु विल initiate the transaction, who will carry on the transaction selling and purchasing? So the answer is Reserve Bank of India. अब जब Reserve Bank of India इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी की परचेजिंग या सेलिंग या ट्रांजैक्शन एक्सचेंज करती है तो उसे कहा जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। OMO का फुल फॉर्म कई बार पूछा हुआ एग्जाम में, तो आप याद रखिएगा OMO स्टैंड्स फॉर ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब व्हेन RBI exchanges government security which has been issued by government of India in the market, so that is called open market operation। ठीक है, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन इज नथिंग बट एक्सचेंज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी और बिक्री किसके किसके बीच में? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बाकी कमर्शियल बैंक्स के बीच में। जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी की खरीदी और बिक्री होती है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब ऐसा क्यों किया जाता है ये मैं आपको पिक्चर फॉर्म में बताऊंगा। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसा चाहिए था तो उन्होंने इशू करी गवर्नमेंट सिक्योरिटी। किसको इशू करी? RBI को। RBI ने इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी का ट्रांजैक्शन का ठेका लिया, क्लियर है, और उसे किसको बेचा? कमर्शियल बैंक को। कमर्शियल बैंक फिर इसे पब्लिक को बेच देती है और पैसे का फ्लो ऐसा होता है, क्लियर है। तो बेसिकली पैसा किसके पास आ गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। अब इस पैसे को वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट या फिर एग्रीकल्चर वगैरह वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं। फिर वहां से जो रिटर्न मिलता है वो फिर रिटर्न अल्टीमेटली किसके पास जाता है? पब्लिक के पास। सो इट इज अ सेफर इन्वेस्टमेंट फॉर द पब्लिक, और इसमें उनको इनकम टैक्स रिबेट भी मिलती है, कैपिटल गेन पे भी छूट मिलती है, इसलिए पब्लिक भी मोटिवेट हो जाती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदने के लिए। फॉर एग्जाम्पल NHAI बॉन्ड में कैपिटल गेन रिबेट मिलता है, इसीलिए लोग NHAI बॉन्ड खरीदते हैं। उस पर ब्याज भी अच्छा मिल जाता है और उस पर जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा उस पर आपको टैक्स भी नहीं पटाना। इट इज अ टैक्स फ्री इनकम। सो बेसिकली आई थिंक आपको क्लियर हो गया कि गवर्नमेंट ऑफ सिक्योरिटी का फ्लो कैसे होता है। अब हम समझते हैं कि ऐसा किया क्यों जाता है कि RBI, क्योंकि ऑपरेशन ट्विस्ट समझने के लिए आपको समझ में आना चाहिए कि ओपन मार्केट ऑपरेशन का बेसिक फंडा क्या है, उसका रीजन क्या है, उसका मोटिव क्या होता है। ठीक है, तो देखिए जैसे अभी वर्तमान स्थिति की बात करें तो प्रेजेंट सिनेरियो देयर इज इकोनॉमी स्लो डाउन, GDP बढ़ नहीं रही है, लोग लोन नहीं ले रहे हैं, तो इसके लिए RBI चाहते हैं कि मनी फ्लो इंक्रीज हो। MF स्टैंड्स फॉर मनी फ्लो। अब मनी फ्लो को यदि बढ़ाना है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? RBI की। और RBI मनी फ्लो किसके थ्रू बढ़ाती? कमर्शियल बैंक्स के थ्रू। तो आप देख सकते हो कमर्शियल बैंक्स ने बहुत सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी पहले से खरीद कर रखी हुई है। किससे खरीदी थी पहले उन्होंने? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। अभी नहीं, कोरोना पीरियड के पहले बहुत सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी किसके पास थी? रिजर्व बैंक, कमर्शियल बैंक्स के पास। अब ये कमर्शियल बैंक से परचेज क्या कर रही है? बाई कर रही है, परचेज कर रही है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या करती है? परचेज करती है, और बदले में बहुत सारा पैसा कहाँ इन्फ्यूज करती है? बैंकों के थ्रू मार्केट में। तो हमने देखा कि जब मार्केट में स्लो डाउन है, जैसा अभी प्रेजेंट सिनेरियो है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वांट्स टू इंक्रीज द मनी फ्लो, व्हाट इट विल डू? इट विल बाई और इट विल परचेज द गवर्नमेंट सिक्योरिटी विच हैज ऑलरेडी बीन विथ commercial banks, so it will purchase government security and in turn it will give them money। तो आप सामान खरीदोगे तो बदले में पैसे दोगे, तो उन्होंने गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज कर ली और मार्केट में क्या फ्लो किया उन्होंने? करेंसी, मनी फ्लो को फ्लो, दे हैज इट इंक्रीज द मनी फ्लो इन द मार्केट थ्रू कमर्शियल बैंक्स। तो ये हम कब करते हैं? याद रखिएगा, when does commercial bank purchases government security, or when does Reserve Bank of India goes for buying or purchasing of government security? When it wants to increase the money flow in the economy through commercial banks। ये बात याद रखिएगा आप। चलिए, ये तो बात हो गई अभी वर्तमान की, यानी प्रेजेंट सिनेरियो में मनी क्रंच है, मनी फ्लो नहीं हो रहा है। बट दूसरी सिचुएशन जब इन्फ्लेशन होता है, यानी जब मनी फ्लो बहुत ज्यादा होता है, तो उस स्थिति में इसका जस्ट रिवर्स ऑर्डर किया जाएगा। क्लियर है? रिवर्स ऑर्डर मतलब क्या करेगी? अब सपोज यदि मान लीजिए इन्फ्लेशन आता है मार्केट में, तो पूरी गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद किसने ली थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, और मार्केट में पूरा क्या है? बैंकों के थ्रू मार्केट में बहुत सारा पैसा फ्लो किया जा चुका है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगी? इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचेगी। तो आप यहां पे देख सकते हो, इट विल सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू कमर्शियल बैंक, Reserve Bank of India, in order to control inflation. What it does? It sells government security to commercial bank, and in turn commercial bank give all their money, give all their excess liquidity to Reserve Bank of India.
तो हमने देखा कि परचेजिंग कब होती है, जब इकोनॉमी स्लो डाउन है, जैसा अभी वर्तमान की स्थिति जो है, और सेलिंग कब होती है, जब आपको मार्केट से पैसे स्क्वीज आउट, खींच के बाहर निकालने हैं इन ऑर्डर टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। तो हमने समझा कि ओपन मार्केट ऑपरेशन इज नथिंग बट अ टूल टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन और टू कंट्रोल द मनी क्रंच सिनेरियो विच इज नाउ प्रिवेलिंग इन द कंट्री। क्लियर है? तो मैंने आपको समझाया कि अभी तक हमने क्या देखा, हमने ये समझा कि ऑपरेशन ट्विस्ट तो अभी हम देखेंगे, अभी हमने समझा बेसिक्स कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है, कौन इशू करता है, कौन उसका सर्कुलेशन परचेजिंग कौन करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और उसका उद्देश्य क्या होता है, उसका उद्देश्य होता है टू कंट्रोल द मनी फ्लो। जब कम है तो मनी फ्लो को बढ़ा देना जैसा अभी हो रहा है, और जब मनी फ्लो बढ़ गया है तो उसे कम कर देना। तो ये हमने यहां तक समझ लिया। अब हम बात करते हैं ऑपरेशन ट्विस्ट की। तो यदि ऑपरेशन ट्विस्ट का आपसे पूछा जाए कि ऑपरेशन ट्विस्ट का मतलब क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे? यहां पे देखिए सबसे कीवर्ड है साइमल्टेनियसली बॉट, मतलब परचेजिंग, साइमल्टेनियसली परचेजिंग ऑफ लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड टू बी स्पेसिफिक हुज मैच्योरिटी पीरियड इज 10 ईयर्स। तो साइमल्टेनियसली परचेजिंग ऑफ लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड सेलिंग ऑफ शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी। जब ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली होंगी तो उसी को क्या कहा गया? ऑपरेशन ट्विस्ट। तो याद रखिएगा, अब इसका मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि ऑपरेशन ट्विस्ट से कैसे मनी फ्लो इंक्रीज होगा, कैसे लोन सस्ते होंगे, ये सब हम समझेंगे अभी। पहले आप इसके डेफिनेशन को साफ साफ समझ लीजिए। ऑपरेशन ट्विस्ट इज नथिंग बट साइमल्टेनियसली परचेजिंग ऑफ लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड सेलिंग ऑफ शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी, यानी दोनों चीजें हाथों हाथ हो रही है। यहां पे वो परचेज कर रही है लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी और यहां पे वो बेच रही है शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी। यहां तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब इसके पीछे का कारण क्या और ऐसा करने से कैसे मनी फ्लो बढ़ेगा, कैसे लोन सस्ते होंगे, सब हम समझते हैं। चलिए, तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए दो रेट आपके आर्टिकल्स में कई बार आप पढ़े होंगे, कूपन रेट और यील्ड रेट, इन दोनों का मतलब समझते हैं। तो देखिए, कूपन रेट और यील्ड रेट का मतलब क्या होता है। कूपन रेट मतलब लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेचती है, सपोज एक एग्जांपल के थ्रू, यदि मैंने 100 रुपए की लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेची जिसका मैच्योरिटी पीरियड कितना है, लेट से 1 साल या 2 साल, क्योंकि लॉन्ग टर्म है इसलिए मैंने 2 साल ले लिया। तो कूपन रेट मैंने गवर्नमेंट सिक्योरिटी कितने की खरीदी? 100 रुपए की। किससे खरीदी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। इशू किसने किया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ठीक है, तो मैंने 100 रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद ली। अब मैंने किस कंडीशन पे खरीदा? मैंने किस प्री कंडीशन पे खरीदा उसे, कि जब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी मैं वापस से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर कमर्शियल बैंक को दूंगा तो मुझे कमर्शियल बैंक 10% का ब्याज देगी और मुझे 110 रुपए वापस मिलेगा। तो जो 10 रुपए का ब्याज है ना, दैट इज कॉल्ड कूपन रेट। तो याद रखना, इनिशियल इंटरेस्ट जो फर्स्ट बायर को रिसीव होता है, सपोज गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मैं पहला बायर हूं, मैंने कमर्शियल बैंक से गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज करी, सो आई एम द फर्स्ट बायर, आई विल रिसीव 10 रुपीज इंटरेस्ट। सो दिस 10 रुपीज इंटरेस्ट इज कॉल्ड कूपन रेट। ये बात आप याद रखिएगा। क्लियर है? तो कूपन रेट कितना हुआ यहाँ पे? 10%। अब ध्यान की बात सुनिए, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यील्ड रेट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना आपको ऑपरेशन ट्विस्ट समझ में नहीं आएगा। क्योंकि आपने सुना होगा कि यील्ड रेट सस्ता हो गया, उसके कारण लॉन्ग टर्म लोन सस्ते हो गए, उसके कारण लोगों ने लोन लेना चालू कर दिया, तो ऑपरेशन ट्विस्ट सक्सेसफुल रहा। बट ये समझने के लिए आपको यील्ड रेट समझना जरूरी है। तो समझते हैं हम यील्ड रेट क्या है। अब सपोज मैंने 100 रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी, मैंने किससे खरीदी है? कमर्शियल बैंक से। जो किस कमर्शियल बैंक ने किससे खरीदी थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को किसने दिया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ये बात आप पूरे दिमाग में पिक्चर क्लियर रखिएगा। तो मैंने 100 रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी थी कमर्शियल बैंक से अपने। अब सपोज मुझे पैसों की जरूरत है। अब ये जो 100 रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इसकी वैल्यू बढ़ गई, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी की वैल्यू लिंक होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी की जो भी वैल्यू होगी इट विल बी लिंक टू द मार्केट, यानी डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करता है। तो यदि मान लीजिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी की वैल्यू बढ़ गई, मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ गई, अब मैं क्या करूंगा? मैं बोलूंगा भाई ये 100 रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटी है और मैंने एक बंदा है, सपोज एक्स एक बंदा है, उस एक्स को मैंने ये 100 रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच दी। कितने में बेच दी? लेट से 105 में। ठीक है, क्योंकि मुझे जल्दी पैसे चाहिए थे, यहां पे मुझे पूरा वेट करना पड़ेगा 10 साल के लिए, उसके बाद मुझे 10% का ब्याज मिलेगा। मुझे पहले पैसे चाहिए, जल्दी पैसे चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? इस 100 रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटी को मैंने एक और आई सोल्ड इट टू अनदर पर्सन फॉर रुपीज 102 या 105, मान लो 105 रुपए मैंने उसे बेच दिया। अब इसका मालिक कौन हो गया? इसका मालिक हो गया एक्स, क्योंकि मैंने अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को एक्स को बेच दी। अब और 5 साल के बाद यानी 10 साल के बाद जब ये मिस्टर एक्स जाएगा गवर्नमेंट से या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से या फिर कमर्शियल बैंक से ब्याज लेने के लिए, तो उसे कितना रुपए देगी? क्योंकि यहां पे आपको 10 रुपए मिलना है, तो 105 पे उसे कितना रुपए मिलेगा? 10 रुपए मिलेगा।
अब यहां पे आप देखो ये जो 10 रुपए मिला 105 पे, इसे कहा जाएगा यील्ड रेट। इसे क्या कहेंगे? यील्ड रेट। अब यहां पे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो, दैट इज बिलो 10%। यहां पे यील्ड रेट कितना हो गया? बिलो 10%। तो याद रखिएगा, कूपन रेट मतलब यहां पे 10% का कूपन रेट था, बट मुझे पैसे जल्दी चाहिए थे, तो मैंने प्रेजेंट उसकी मार्केट वैल्यू निकाली। प्रेजेंट मार्केट वैल्यू 105 रुपए थी। मैंने 105 रुपए में मिस्टर एक्स को वो सामान बेच दिया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच दी। अब जब मिस्टर एक्स अपना ब्याज निकालेंगे कि उन्हें उन्हें कितना ब्याज मिल रहा है, तो वो क्या करेंगे? वो देखेंगे कि इसको जब मैं वापस बेचने जाऊंगा तो मुझे 10 रुपए मिलेगा, क्योंकि अब मेरी गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मालिक मिस्टर एक्स हो चुका है। 10 रुपए उसे कितने रुपए पे मिलेगा? उसका इन्वेस्टमेंट कितना था? 100 नहीं था, 100 तो मेरा इन्वेस्टमेंट था, उनका इन्वेस्टमेंट कितना था? 105। तो यहां पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो, जो रेट है ये बिलो हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, ये 10% से कम आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ गई है। तो आप बट ऑब्वियस कह सकते हो कि जो यील्ड रेट है वो क्या हो गया? सस्ता हो गया। यील्ड रेट क्या हो गया? सस्ता हो गया। तो यील्ड रेट मतलब वह ब्याज का दर जो सेकंड या थर्ड बायर को मिलता है। कूपन रेट मतलब वह ब्याज का दर जो फर्स्ट बायर को मिलता है। अब ये डिपेंड करता है, जरूरी नहीं कि कूपन रेट, जैसे हमारे एग्जांपल में कूपन रेट बड़ा था यील्ड रेट से, बट ये जरूरी नहीं है। सपोज मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी की वैल्यू कम होना चालू हो गई, अब मुझे एकदम जरूरी है, पैसे मुझे तुरंत चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? 100 रुपए की जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचने जाऊंगा तो उसका मार्केट रेट लेट से 97 हो चुका है, लेट से 3 रुपए घट गया, तो अब मिस्टर एक्स उसे 97 में खरीदेगा, और जब वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जाकर के कमर्शियल बैंक को देगा तो उसे 10 रुपए का ब्याज मिलेगा। अब उसका इन्वेस्टमेंट 97 का और ब्याज 10 रुपए का, यानी इनकम 10 रुपए की। तो अब जब इसका रेट निकालोगे तो यील्ड रेट विल बी ग्रेटर देन 10%। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो यील्ड रेट है वो कूपन रेट से बड़ा होगा या छोटा होगा, इट डिपेंड्स ऑन द मार्केट प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड। यदि मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड्स बढ़ेंगी तो यील्ड रेट कम हो जाएगा। जैसे यहां पे मार्केट प्राइस बढ़ गया 105, तो आपका यील्ड रेट 10% से कम हो गया। और यदि मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड्स कम होगा, जैसे 100 रुपए से 97 हो गया, तो आपका यील्ड रेट देखिए यहां पे ग्रेटर देन 10% हो गया। 10 ऑन 97, तो ऑब्वियसली द रेट इज ग्रेटर देन 10%। तो आई थिंक आपको अभी समझ में आ गया कि कूपन रेट और यील्ड रेट क्या होता है। अब एक बात आप याद रखिएगा, इसको आप रट लीजिएगा कि यील्ड रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरेस्ट ऑन लोन। यदि यील्ड रेट कम होगा तो जो लोन पे जो ब्याज देना पड़ता है, यदि सपोज मैं कार लोन, हाउसिंग लोन, पर्सनल लोन जो भी लेता हूं, वो किस पे डिपेंड करता है? यील्ड रेट पे। यदि यील्ड रेट कम होगा तो यील्ड रेट के कम होने के कारण लोन भी क्या हो जाएंगे? सस्ते हो जाएंगे। अब आप सोचिए, जब लोन सस्ता होगा तो इसका इंपैक्ट क्या होगा? उसका इंपैक्ट होगा कि लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा लेंगे लोन में, ज्यादा से ज्यादा पैसा लेंगे तो बिजनेस स्टार्ट करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, जीडीपी ग्रो करेगा, गवर्नमेंट का टैक्स एक्सचेकर भी बढ़ेगा, सॉरी टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगा। तो ये सब पूरा साइक्लिक इंपैक्ट पड़ेगा, जिससे ओवरऑल हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, प्रोग्रेस करेगी। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया, ये क्लियर है? ओके। तो अभी तक हमने ये सीखा कि ऑपरेशन ट्विस्ट में क्या होता है, साइमल्टेनियसली परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है। फिर हमने समझा कि कूपन रेट और यील्ड रेट क्या होते हैं। तो कूपन रेट का मतलब मैंने आपको समझा दिया, जो फर्स्ट बायर को ब्याज देना होता है। यील्ड रेट का मतलब जो सेकंड या थर्ड बायर को ब्याज मिलता है, दैट इज कॉल्ड यील्ड रेट। अब हम समझते हैं कि इसका इंपैक्ट क्या होता है, किसका इंपैक्ट, ऑपरेशन ट्विस्ट का क्या इंपैक्ट होता है। तो देखिए यहां पे मैंने क्या बोला था, साइमल्टेनियसली परचेजिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब एक बात आपको मैं समझा देता हूं, छोटी सी बात है डिमांड एंड सप्लाई की। लेट मी रेज द स्क्रीन। आई थिंक आपको यहां तक सब बातें अच्छे समझ में आ गई होंगी। चलिए अब हम समझते हैं कि क्यों ऐसा, कि साइमल्टेनियसली इंपैक्ट क्यों लाती है, क्यों साइमल्टेनियसली परचेजिंग एंड सेलिंग होती है। अब देखिए जब बाइंग होती है, सपोज आरबीआई क्या कर रही है, आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के निर्देश के अंदर, याद रखना है पूरा निर्देश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। आरबीआई सपोज बाई कर रही है, परचेज कर रही है, किससे परचेज कर रही है? कमर्शियल बैंक से। अब आप एक चीज याद रखना, जब आरबीआई डिमांड करती है, बाई करती है, तो डिमांड करेगी वो किसका? डिमांड करेगी, किसका डिमांड करेगी वो? लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का। अब जब किसी चीज की डिमांड बढ़ती है, याद रखना जब भी किसी चीज की डिमांड बढ़ेगी तो उसका प्राइस भी बढ़ता जाता है, याद रखना ये बात। एप्पल का प्राइस इतना क्यों बढ़ता है? आप देखिए उसका डिमांड बढ़ता जा रहा है, इसलिए एप्पल के आईफोन्स का प्राइस भी बढ़ता जा रहा है। तो क्लियर है? तो याद रखना जब किसी चीज की डिमांड बढ़ती तो उसकी वैल्यू भी क्या होती है? बढ़ती जाती है। क्लियर है? अब यदि मान लो लॉन्ग टर्म का डिमांड बढ़ा, यदि लॉन्ग टर्म का डिमांड बढ़ा तो लॉन्ग टर्म की जो मार्केट वैल्यू है, मैंने आपको समझाया था, लॉन्ग टर्म की मार्केट वैल्यू भी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। जब लॉन्ग टर्म की मार्केट वैल्यू बढ़ेगी तो जो यील्ड रेट है वो क्या होगा बेटा? यील्ड रेट क्या होगा? सस्ता होता जाएगा। मैंने आपको समझाया था, यदि लॉन्ग टर्म वैल्यूज का मार्केट रेट बढ़ता है, जैसे 10 रुपए कितने पे ब्याज मिल रहा था? 105 पे, तो यील्ड रेट इज बिलो 10%, यानी यील्ड रेट क्या हो गया? सस्ता हो गया। और यील्ड रेट से क्या जुड़ा हुआ है? यील्ड रेट से जुड़ा हुआ है लोन का इंटरेस्ट रेट।
तो लोन भी सस्ता हो जाएगा, यानी लोगों को सस्ते दर पे लोन मिलना चालू हो जाएगा। और जब सस्ते दर पे लोन मिलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोन वो डिमांड करेंगे। सो कमर्शियल बैंक विल इन्फ्यूज द लिक्विडिटी इन द मार्केट विच इन टर्न प्रोवाइड एन इम्पेटस, प्रोवाइड अ पुश फैक्टर टू द स्टैग्नेंट इकोनॉमी विच इज द आउटकम ऑफ कोविड-19। उसके कारण जो स्टैग्नेंट हो गया वो एक पुश फैक्टर मिलेगा। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये वाला फैक्टर किसके लिए काम करता है? लॉन्ग टर्म के लिए। क्लियर है? हाँ, अब देखिए यहां पे क्या कर रही है? सेल कर रही है। ठीक है, सेल मतलब अब एक चीज समझो, अब जब आप कोई चीज सप्लाई करते हो ना ज्यादा, जब आप कोई भी चीज ज्यादा सप्लाई करते हो तो उसकी वैल्यू कम होती जाती है। अभी देखो, लोहा ज्यादा महंगा है कि सोना? लोहा ज्यादा महंगा है कि सोना? सोना ज्यादा महंगा है। लोहा कम महंगा, लोहा सस्ता क्यों है? क्योंकि लोहे की सप्लाई बहुत है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? कम होगी। तो जब आप यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे सेल कर रही है। क्या कर रही है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेल कर रही। तो आप खुद सोचिए, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बेचेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कौन सी? शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो उसकी क्या होगी? उसकी मात्रा बढ़ जाएगी मार्केट में, और जब उसकी मात्रा बढ़ेगी, उसकी सप्लाई बढ़ेगी, तो उसकी वैल्यू रेड्यूस हो जाएगी। तो बेसिकली यहां पे वो शॉर्ट टर्म की वैल्यू को रेड्यूस कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। आप इसे ऐसा भी समझ सकते हो, वो शॉर्ट टर्म से पैसे कमाएंगे क्योंकि जब सेल करेंगे तो पैसा मिलेगा उन्हें, और यही पैसे वो किस में लगा देंगे? लॉन्ग टर्म को खरीदने में। तो इन्हें दोहरा एडवांटेज मिलेगा। एक तो लॉन्ग टर्म का उन्हें ब्याज ज़्यादा, लॉन्ग टर्म जब बढ़ेगा लॉन्ग टर्म, तो उससे क्या होगा? सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा कि उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी। लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी की मार्केट वैल्यू बढ़ने से उसका यील्ड रेट कम होगा, और यील्ड रेट कम होने से लोन का रेट भी कम हो जाएगा। तो याद रखना, साइमल्टेनियसली क्यों करते हैं? क्योंकि वो छोटी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचते हैं, उससे पैसा कमाते हैं, और उसी पैसे को यूज करते हैं किसमें? टू परचेज लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब आप इसको, एक आर्टिकल को एक बार आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पूरी क्लियरिटी अच्छे से हो जाएगी। क्लियर है? यहाँ पे लास्ट में मैंने बताया उसी चीज को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया परचेजेज लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, उसकी वैल्यू बढ़ेगी, उससे उसका यील्ड रेट क्या हो जाएगा? सस्ता हो जाएगा, उससे ब्याज दर भी सस्ता हो जाएगा, और इकोनॉमी को एक पुश फैक्टर मिलेगा क्योंकि लोन सस्ता हो रहा है। आप लोन लीजिए और व्यापार करिए। सो आई थिंक आपको अब ऑपरेशन ट्विस्ट का पूरा एक होलिस्टिक्स मतलब समझ में आ गया होगा। ऑपरेशन ट्विस्ट इज नथिंग बट अ साइमल्टेनियस परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। द मनी दैट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसीव्स फ्रॉम सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इट इन्फ्यूजेस इन द मार्केट इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी, एंड लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट वैल्यू विल गेट इंक्रीज as demand will increase. In turn, the yield rate will get slow down, will get decreased, will decrease, and yield rate कम होने के कारण जो इंटरेस्ट रेट होता है वो भी कम हो जाएगा, और उसके कारण लोग लोन लेना चालू करेंगे, व्यापार करना चालू करेंगे। सो दिस इज द होल थॉट प्रोसेस बिहाइंड इनिशिएटिंग ऑपरेशन ट्विस्ट, विच इज रिसेंटली डन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब एक बार इस न्यूज को एक बार पढ़ लीजिए तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देख लेते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज शेड्यूल्ड अनदर राउंड ऑफ बॉन्ड सेल, बॉन्ड मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी मैंने बताया, एंड परचेज ऑक्शन ऑफ रुपीज 10,000 करोड़। On a view of current and evolving liquidity and market condition, the Reserve Bank of India has decided to conduct simultaneous purchasing and selling of government security under open market operation. ये सब मैंने आपको बताया है। The Reserve Bank of India will purchase longer tenure government securities that are maturing. आप देख सकते हो ये समय 10 या 10 साल से भी ज्यादा हो सकता है, तो 2027 में, 2029 में, 2031 में, 2033 में, तो ये लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बात हो रही है। सो दे आर प्लानिंग टू परचेज लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी हुज मैच्योरिटी डेट में इज मोर देन 10 years while selling for securities of shorter maturity to और बेच क्या रही है? फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटी हुज मैच्योरिटी पीरियड आर शॉर्ट टर्म। क्लियर है? तो वही ये चीज तो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। अब लास्ट पार्ट पढ़िए। ऑपरेशन ट्विस्ट इज प्राइमरी एम्ड एट मैनेजिंग यील्ड्स, यही मैंने आपको बताया, मैनेजिंग यील्ड्स। दिस move will help soften the yield on long term bonds that have stayed elevated, यानी long term bonds जो elevated था उसे soften करेगी, उसे reduce करेगी, and this will help government in borrowing fund at lower rate, and also this will help to infuse the liquidity in the market. तो आई थिंक अब आपको ये ऑपरेशन ट्विस्ट क्लियर हो गया होगा. सो दैट वाज द फर्स्ट आर्टिकल. सो लेट्स प्रोसीड टू द सेकंड आर्टिकल, एंड सेकंड आर्टिकल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. दिस आर्टिकल इज रिगार्डिंग द फूड सिक्योरिटी. अब ये फूड सिक्योरिटी अभी जो मैं आपको प्रिवेलिंग सिचुएशन बता रहा हूँ, इसमें ग्रेन अपलेंटी आप जैसे हेडिंग पढ़ सकते हैं, ग्रेन अपलेंटी. अच्छा, अगले क्लास से मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट वर्ड वोकेबलरीज और जो इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स यूज होते हैं आर्टिकल में, उसके लिए मैं एक स्लाइड और करूंगा, बट दैट इज फ्रॉम द नेक्स्ट आर्टिकल ऑनवर्ड्स.
ओके चलिए यहाँ पे देखते हैं ग्रेन अपलेंटी मतलब पर्याप्त मात्रा अबंडेंस में होना, उसके बाद भी देयर इज क्राइसिस ऑफ हंगर। तो ये तो आयरनी है बेटा। कैसे आयरनी? आपके पास बहुत पर्याप्त भंडार है अनाज का, उसके बाद भी लोग भूखे हैं, तो बस आपका सप्लाई चेन में, आपके मैनेजमेंट में वीकनेस है। ठीक है, तो दैट इज द आर्टिकल। अब आर्टिकल के अंदर मैंने पूरे पॉइंट्स को सिंपल वर्ड्स में लिखा है, तो पॉइंट्स देख लेते हैं। तो नॉट ओनली इकोनॉमिक स्लो डाउन एंड एम्प्लॉयमेंट आर द चैलेंजेस बट कोविड-19 ऑल्सो टेक्स इट्स टोल ऑन फूड सिक्योरिटी। क्लियर है? सो ऐसा नहीं कि कोविड के कारण केवल इकोनॉमिक स्लो डाउन, अनएम्प्लॉयमेंट आर द चैलेंजेस, बट फूड सिक्योरिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द चैलेंजेस ड्यू टू कोविड पैंडेमिक आउटब्रेक। ठीक है, ओके। Now the inadequate response. So government should respond adequately, but there has been a inadequate response. And how I am saying that inadequate response? So article has given some points. So first point is, as a measure to address hunger. So as a measure to address hunger, Government of India announced 1.70 lakh. से याद रखना 1.70 lakh है. So 1.70 lakh crore under प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना. ठीक है, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत कितने 1.70 लाख इन्वेस्ट किए गए थे, और इस योजना के अंतर्गत आपको 5 किलो ग्रेन्स दिया जाएगा. ग्रेन्स मतलब अनाज हो सकता है, दैट इज धान, चावल. ठीक है, और 1 किलो दाल भी दिया जाएगा. तो ये इनिशिएटिव लिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने. अब इसमें सबसे बड़ा लूप होल ये था, इट इज फॉर ऑल दोज हु आर अंडर द एम्बिट ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट. तो जो एनएफएसए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जिनका भी नाम था, उनके लिए योजना चलाई गई थी. अब ये पाया गया कि मेनी आर नॉट द पार्ट ऑफ एनएफएसए, so many beneficiaries, many marginalized sections of the society are not enlisted in NFSA, National Food Security Act. उसमें उनका नाम दर्ज नहीं है. तो यदि उसमें उनका नाम दर्ज नहीं है तो वो सुविधा का भी फायदा, इस योजना का भी फायदा नहीं उठा पाएंगे. उन्हें 5 किलो अनाज और 1 किलो पल्सेस भी नहीं मिलेगा. क्लियर है? तो ये सबसे बड़ा लकूना था. अब इसी लकूना को फुलफिल करने के लिए इन मई में एक और अनाउंसमेंट किया गया. इनमें देयर हैज बीन अनाउंसमेंट कि 8 करोड़ इंडिविजुअल्स को और इस एम्बिट में लिया गया, और इस योजना का नाम क्या बोला गया? आत्मनिर्भर भारत अभियान. तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत ये बोला गया कि जो भी माइग्रेंट्स आते हैं उन्हें मई जून यानी 2 महीने का अनाज दिया जाएगा, चाहे उनका नाम एनएफएसए में दर्ज हो या उनका नाम एनएफएसए में दर्ज ना हो. क्लियर है? तो फिर से समझते हैं इनएडिक्वेट रिस्पांस क्यों बोला मैंने. क्योंकि एक योजना तो चलाई आपने, उसमें 1,70,00,000 करोड़ रुपए, 1.70 लाख करोड़ रुपीज आपने इन्वेस्ट भी किया. उसमें आपने वादा किया हम 5 किलो अनाज देंगे और 1 किलो दाल भी देंगे. बट दिक्कत कहां पे पैदा हुई? यू हैव पुट अ कंडीशन दैट द बेनिफिशियरीज नेम शुड बी रजिस्टर्ड अंडर एनएफएसए. बट एनएफएसए ये पाया गया कि मेनी ऑफ द मार्जिनलाइज सेक्शन, मेनी ऑफ द बेनिफिशियरीज आर नॉट इंक्लूडेड इन एनएफएसए. तो इस समस्या का समाधान निकालने के लिए बेसिकली ये सिक्योरिटी किसके लिए लाई जा रही है? मार्जिन जो माइग्रेंट होकर के आ रहे हैं. तो उसके लिए बोला गया कि मई में अनाउंसमेंट किया कि हम 8 लाख करोड़ इंडिविजुअल्स को और ऐड करेंगे. किसमें ऐड करेंगे? आत्मनिर्भर भारतीय अभियान. उसके अंतर्गत उन्हें अनाज और दाल दोनों दिया जाएगा, चाहे उनका नाम एनएफएसए में दर्ज हो या ना हो. क्लियर है? तो इसके लिए क्या हुआ? हैंस स्टेट गवर्नमेंट. अब देखिए वितरण का काम, जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है. सो स्टेट गवर्नमेंट विल गेट एडिशनल 10% ग्रेन. ठीक है, टू गेट एक्स्ट्रा, टू एकोमोडेट एक्स्ट्रा बेनिफिशियरीज अंडर एनएफएसए. तो एनएफएसए के अंदर जो एक्स्ट्रा बेनिफिशियरीज ऐड हुए हैं इस अभियान के कारण, आत्मनिर्भर अभियान के कारण, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को 10% ग्रेन एक्स्ट्रा दिया जाएगा एज कंपेयर टू प्रीवियस कोटा. ठीक है, ओके. तो व्हाट नीड्स टू बी डन, यानी सिर्फ इसका समाधान नहीं है. आपने गरीब कल्याण योजना ले आई, आपने और क्या लिखा? आपने एनएफएस स्कीम भी ले आया, फिर आपने आत्मनिर्भर वाला भी स्कीम ले आया. उसके बाद भी लोग भूखे मर रहे हैं. ठीक है, उसके बाद भी जो माइग्रेंट वर्कर माइग्रेट होकर के आ रहे हैं पेंडेमिक कोविड-19 के कारण, उनको अनाज नहीं मिल पा रहा है. तो ऐसी परिस्थिति को निपटने के लिए व्हाट नीड्स टू बी डन, एक सॉल्यूशन बताया गया. उस सॉल्यूशन को यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग. ये आर्टिकल में ही है. तो आर्टिकल में एक पैराग्राफ है, व्हाट नीड्स टू बी डन. सो द आंसर लाइज इन यूनिवर्सल पीडीएस सिस्टम. और ये अभी नहीं, बहुत पहले से बात हो रही है कि आप जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको यूनिवर्सल कर दिए. ठीक है, सो दैट नो बडी इज एक्सक्लूडेड. उसमें ज्यादा प्री कंडीशन आप लगाएंगे तो कोई ना कोई अछूता रह जाएगा. सम ऑफ द पीपल विल डेफिनेटली गेट अ लूफ. सो यू हैव टू मेक इट यूनिवर्सल. ठीक है, ओके. नाउ पहला सॉल्यूशन है कि आप यूनिवर्सल पीडीएस लाइए. दूसरा सॉल्यूशन है एक्सटेंड द टाइम पीरियड ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और आत्मनिर्भर पैकेज. उसके टाइम को एक्सटेंड करिए.
कितने महीने एक्सटेंड करिए? 3 महीने एक्सटेंड करिए, जो भी आपकी कंडीशंस थी उसको 3 महीना और एक्सटेंड करिए। क्लियर है? अब वो किया भी है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स और फूड डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्टेड दैट, उन्होंने बताया कि हमने 3 महीने का एक्सटेंशन दे दिया है। तो पहला सोल्यूशन मैंने आपको बताया यूनिवर्सल पीडीएस। दूसरा जो टाइम पीरियड आपने कवर किया है इन दोनों स्कीम्स के अंदर, आत्मनिर्भर और गरीब कल्याण योजना, उसको भी आप बढ़ाइए, उसका ड्यूरेशन बढ़ाइए। क्लियर है? हाँ, एंड द अल्टीमेट सॉल्यूशन इज वन नेशन वन राशन कार्ड। देखो, यूनिवर्सल पीडीएस तभी अप्लाई हो सकता है जब आप वन नेशन वन राशन कार्ड की स्कीम को अप्लाई करेंगे। वन नेशन वन राशन कार्ड, ठीक है। अब ये वन नेशन वन राशन कार्ड की स्कीम क्यों इंपॉर्टेंट है ये हम समझ लेते हैं। तो देखिए क्या होता है, वन नेशन वन कार्ड की स्कीम बोलते हैं इसको, आरएनसी होता है, ONOC। अब इसका मतलब ये देखो, ये होता है, सपोज मैं माइग्रेट होकर के जाता हूं किसी दूसरे स्टेट में। अब जो मेरा पीडीएस का कार्ड बना हुआ है वो मेरे होम स्टेट में बना हुआ है। अब यदि मान लो वन नेशन वन कार्ड होता, तो मैं यदि मान लो छत्तीसगढ़ का हूं, मैं केरल में चले जाऊं, मैं उत्तर प्रदेश चले जाऊं, मैं बिहार चले जाऊं, मेरा वो कार्ड हर जगह एप्लीकेबल होगा। मैं वहां के किसी भी फेयर शॉप से अपना राशन, अपना जो एंटाइटलमेंट है मेरा, वो उसे मैं रिसीव कर सकता हूं। क्लियर है? बट अभी ये स्कीम डेवलप नहीं हो पाई है, तो क्या दिक्कत होती है? यदि मान लो मेरा होम स्टेट छत्तीसगढ़ है, तो मैं छत्तीसगढ़ में तो ये राशन रिसीव करूंगा, बट व्हाट इफ आई माइग्रेट टू अदर स्टेट? तो इसका आंसर क्या है? द अल्टीमेट सॉल्यूशन इज वन राशन वन कार्ड, क्योंकि यही दिक्कत हो रही है। जो माइग्रेट होकर क्या रहे, उनके पास राशन कार्ड नहीं है, सो दे आर नॉट पार्ट ऑफ पीडीएस सिस्टम, दे आर नॉट रिसीविंग द बेनिफिट ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी। ठीक है, ओके। सो बेनिफिशियरी कैन रिसीव ग्रोसरी फ्रॉम एनी ऑफ द फेयर शॉप, इट इज ऑपरेशनल इन 10-20 स्टेट्स। अब ऐसा दावा कर रही है सरकार की, ऐसा 20 स्टेट में ऑलरेडी ऑपरेट हो चुका है, बट ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां पे अभी भी ऑपरेशन कंडक्ट नहीं हो रहा है, और स्टेट के अंदर भी बहुत सारे ऐसे जिले हैं जो इस पार्ट में, जो इस स्कीम के अंतर्गत इंटीग्रेटेड जुड़े नहीं हुए हैं। क्लियर है? तो 3 सॉल्यूशन मैंने आपको बताया। यूनिवर्सल पीडीएस करने के लिए यू हैव टू इंप्लीमेंट वन नेशन वन कार्ड स्कीम, और दूसरा क्या बोला गया, जो टाइम पीरियड है उसको बढ़ाइए, आप ज्यादा समय के लिए लोगों को अनाज मुफ्त में दीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ओके, अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है इस स्कीम, ये तो आपने बड़ी बड़ी बात कर दी कि वन रेशन वन कार्ड हम इंप्लीमेंट करेंगे, 20 स्टेट में इंप्लीमेंट हो गया है, बट इसकी रियलिटी यहां पे दी हुई है। तो सबसे पहले पोर्टेबिलिटी अक्रॉस स्टेट्स। सबसे पहले जब आप एक माइग्रेंट वर्कर एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाता है, तो ये कार्ड काम, इसमें ऑथेंटिकेशन की प्रॉब्लम हो रही है, सो दैट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। यहां पे वही चीज लिखी गई है, एक्सपीरियंस सजेस्ट दैट बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन यूजिंग EPOS। ठीक है, EPOS मतलब इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल, यानी यहां पे जाकर के आपके बायोमेट्रिक यानी आपके आधार कार्ड की ऑथेंटिसिटी चेक की जाती है। तो ये पाया गया कि मेनी मार्जिनलाइज सेक्शन डू नॉट हैव ऑथेंटिकेटेड आधार कार्ड, जिसके कारण क्या हो रहा है, ये स्कीम फेलवर हो जा रही है। यानी आपका जो डाटाबेस है वो इंटीग्रेटेड नहीं है स्टेट्स के बीच में, स्टेट में जो पीडीएस सिस्टम्स है उनके बीच में डाटा इंटीग्रेटेड नहीं है। सो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पीडीएस, तो ये पूरा इस सॉफ्टवेयर चेक करती है, डिस्ट्रीब्यूशन चेक करती है, जो उनका मैनेजमेंट है। सो व्हाट इट डज, रियल टाइम डाटा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया इसने। तो रियल टाइम डाटा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करके जो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ पीडीएस है उसने क्या बताया, इट शोज दैट कि यदि मंथ वाइज हम देखें तो अभी जो मई का महीना गुजरा है उसमें 378 लोग जो हैं, ठीक है, उनको राशन मिला, लेकिन जो डाटाबेस था वो कितने लोगों का था, मोर देन 3000। तो आप दोस्त सोच सकते हो कि एक पर्टिकुलर जिले की बात हो रही है, एक पर्टिकुलर जिले में 3000 से ज्यादा लोगों का नाम डाटाबेस में रजिस्टर्ड था, लेकिन मात्र कितने लोगों को अनाज मिला, 378। तो आप देख सकते हो कि कन्वर्जन कितना कम है, यानी अप्रॉक्सीमेटली केवल 10% लोग ही वन नेशन कार्ड, वन राशन वन नेशन कार्ड की सुविधा का उपयोग कर पा रहे हैं। क्लियर है? और ये फिगर फर्दर मंथ्स में और कम होता नजर आ रहा है। तो माइग्रेंट वर्कर्स जो देखा गया है, पाया गया कि माइग्रेंट वर्कर्स जिनके पास वन नेशन वन राशन कार्ड है, उसमें से केवल 10% लोगों ने ही अनाज रिसीव किया है फेयर शॉप से। फेयर शॉप मतलब जहां पे ये सस्ते अनाज, जहां पे इशू प्राइस पे अनाज दिए जाते हैं, इशू प्राइस इज लेस देन द मार्केट वैल्यू। तो हमने क्या देखा कि वन नेशन वन राशन कार्ड की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। द डाटाबेस इज नॉट इंटीग्रेटेड अमंग वेरियस स्टेट्स, अमंग फेयर शॉप विच आर ऑपरेटिंग इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है वन नेशन वन राशन कार्ड की। ठीक है, और यहाँ पे सबसे लास्ट पॉइंट, सबसे बड़ी आयरनी है कि ओवरफ्लोइंग ग्रैनरीज। देखो आप लोग सोच रहे होंगे कि यूनिवर्सल पीडीएस करने के लिए सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ पे आएगी, उतना अनाज भी तो पैदा होना चाहिए, तभी तो आप फ्री में बांटेंगे। तो ऐसा नहीं कि वी आर इन शॉर्टेज ऑफ ग्रेनरीज, वी आर इन शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है, स्टॉक पाइलिंग भी हो रही है, और वो अनाज पूरा वेस्ट हो जा रहा है। तो ओवरफ्लोइंग ऑफ ग्रेनरीज इन स्पाइट ऑफ दैट, इसलिए जब आप हेडिंग देखेंगे, सो देयर इज अ प्लेंटी ऑफ ग्रेन्स, इन स्पाइट ऑफ दैट वी आर डीलिंग विद द
हंगर क्राइसिस। ठीक है, तो आप देख लेते हैं इसकी जो ऑथेंटिकेशन है उसको चेक किया जाएगा। तो ये पैराग्राफ में इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। सो एम्फेसिस ऑन वन नेशन वन कार्ड इज ऑब्फुस्केशन। ऑब्फुस्केशन मतलब ये एक भ्रम है, आप वन नेशन वन कार्ड को इतना बड़ा हवा मत बनाइए। द रियल मैटर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड स्टॉक्स। क्लियर है, सबसे बड़ी धांधली कहां हो रही है? डिस्ट्रीब्यूशन में हो रही है। फेयर शॉप्स, जो गोडाउन से सामान फेयर शॉप नहीं पहुंच पा रहा है, और यदि फेयर शॉप पहुंच रहा है तो उसका बेनिफिशियरीज उठा नहीं पा रहे हैं, ये जाकर के मार्केट में सामान बेच दे रहे हैं, या फिर यहां पे ब्लैक होर्डिंग हो जा रही है वेयर हाउस और फेयर शॉप्स के बीच में। तो ये सब मेन प्रॉब्लम है, दैट इज द रियल इशू। रियल इशू इज इन डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई चेन, नॉट इन द ओएनओसी। ओएनओसी को आप इतना बड़ा हुआ मत बनाइए, वो हो जाएगा, बट मेन प्रॉब्लम कहां पे? डिस्ट्रीब्यूशन की। क्लियर है, अब उसी को यहां पे देखा जाए तो रबी और खरीफ क्रॉप का जो प्रोक्यूरमेंट है, प्रोक्यूरमेंट मतलब जो सरकार खरीदती है किसानों से, वो बहुत ज्यादा हाई है पिछले 2-3 सालों में। उसके बाद भी आपने पीडीएस को यूनिवर्सलाइज नहीं किया है। सो क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है कि आपके पास प्रोडक्शन है, बट प्रोडक्शन भी है, प्रोक्योरमेंट भी है, लेकिन आप उसको सप्लाई में चेंज नहीं कर पा रहे हैं। प्रोडक्शन मतलब पैदावार भी है, प्रोक्योरमेंट मतलब आप खरीद भी रहे हैं सामान, बट वो खरीदा हुआ सामान मार्केट में ना जा करके, मार्केट में जा रहा है, वो गरीबों के पास क्यों नहीं पहुंच रहा है? उसकी ब्लैक होर्डिंग क्यों हो रही है? तो ये दैट इज द मेन इशू, दैट इज द मेन कंसर्न। सो वही यहां पे बोला गया, द रियल मैटर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड क्रॉप्स। ओके, अगले जो लाइन है उसमें देखते हैं अगले फर्दर पैराग्राफ्स में क्या लिखा है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहां पे देखो मेन रीजन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट्स टू सेल ग्रेन्स एट ओएमएसएस। ओएमएसएस मतलब ओपन मार्केट सेल स्कीम। ओपन मार्केट सेल स्कीम में गवर्नमेंट क्या करती है? फेयर शॉप में ना बेच करके वो कहां बेचती है? ओपन मार्केट सेल स्कीम। अब ओपन मार्केट सेल स्कीम मतलब ये मंडी वालों को सामान बेच दिया जाता है। अब जब ओपन मार्केट सेल स्कीम में सामान बेचा जाता है, जब धान या कोई फूड ग्रेन बेचा जाता है, जो उन्हें जो पैसा मिलता है दैट इज मोर देन इशू प्राइस। वो किससे ज्यादा? इशू प्राइस। और इशू प्राइस मैंने आपको बताया था, इशू प्राइस इज सब्सिडाइज प्राइस एट विच स्टेट गवर्नमेंट सप्लाई फूड्स टू पुअर पीपल, टू मार्जिनलाइज पीपल। अब आप सोच सकते हो इशू प्राइस कम है और ओपन मार्केट स्कीम में ज्यादा प्राइस मिल रहा है, तो ये पूरा धान एक्चुअली में कहां बेचा जा रहा है? ओपन मार्केट सेल स्कीम में। क्लियर है, और ऐसा क्यों किया जा रहा है? टू कंटेन फिस्कल कॉन्सिक्वेंसेस, यानी आप वित्तीय कोषा घटाने के लिए, आप अपने पैसे बढ़ाने के लिए, अपनी रेवेन्यू बढ़ाने के लिए आप नीड कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। किसकी नीड कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो? किसके हितों की आप उल्लंघन कर रहे हो? मार्जिनलाइज सेक्शन का। क्यों? क्योंकि आप ओपन मार्केट सेल स्कीम में पैसा बेच रहे हो और आप कहां पे नहीं बेच रहे हो? इशू प्राइस में सामान को नहीं बेच रहे हो, यानी फेयर शॉप में आप सामान नहीं बेच रहे हो। सो दैट इज द मेन कंसर्न। इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान दो, सप्लाई चेन को ध्यान दो। ओएनओसी हो जाएगा ग्रेजुअली, आपको इस पे ध्यान देना है मेन चीज। चलिए आगे लास्ट लाइन में पढ़ते हैं। तो यहां पे देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेल्स 1/3 ऑफ द स्टॉक्स टू स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर है, यानी वो अपने बर्डन ऑफ सब्सिडी को किस में शिफ्ट कर देती है? स्टेट गवर्नमेंट में। यदि आपने अपना सामान स्टेट गवर्नमेंट को बेच दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो बेसिकली दे हैव शिफ्टेड देयर बर्डन ऑफ सब्सिडी टू स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर है, ओके। चलिए अब ध्यान दीजिए। अब यदि यहां पे आयरनी देखिए क्या है कि यदि आप ओपन मार्केट सेल स्कीम के अंदर धान को नहीं बेचते तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है? या तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसको प्राइवेट बायर्स को बेच दे रही है, या तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है, या तो वो ग्रेन्स क्या हो रहे हैं, अनाज में जो भंडार है वहां पड़े पड़े सड़ जा रहे हैं। तो आप सोचिए जहां पे इतने सारे भूखे लोग हैं, वहां पे आप यदि एक्सपोर्ट करते हो धान को, या फिर आप यदि धान को वेस्ट करते हो, सो दैट इज नथिंग लेस देन अ क्रिमिनल। ठीक है, सो ये क्राइम है यदि आप ओपन मार्केट सेल स्कीम में सामान बेच करके, क्लियर है, किसको कॉम्प्रोमाइज करते हो? इशू प्राइस को। क्योंकि ओपन मार्केट सेल स्कीम में आप सामान किसको बेचते हैं? प्राइवेट बायर्स को। क्लियर है, या फिर गवर्नमेंट एक्सपोर्ट कर दे रही है, या फिर गवर्नमेंट क्या कर रही है? दीज ऑल ग्रेन्स आर लिटरली वेस्टिंग इन वो जो वेयर हाउसेज होते हैं। तो बेसिकली यदि ये सप्लाई चेन में इतनी वीकनेस है और इस सिनेरियो में, सो इट इज नथिंग लेस देन अ क्राइम। ठीक है, तो आपको ये चीज़ों को जल्दी से रेक्टिफाई करना चाहिए। तो दैट वाज द सेकंड आर्टिकल विच वी हैव डिस्कस्ड। आई होप आपको दोनों आर्टिकल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एंड इफ़ यू लाइक द सेशन प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड कमेंट बॉक्स में आप पोस्ट करके बता सकते हैं कि आपको फर्दर क्या इनपुट चाहिए। एक इनपुट जो अगली क्लास से मैं आपको दूंगा, आई विल मेक वन सेपरेट स्लाइड फॉर ऑल द डिफिकल्ट वर्ड्स यूज्ड इन द आर्टिकल, plus all the idioms and phrases used in the article. So that will be helpful for a bank and SSC examination. Okay, till then, take good care of yourselves. See you guys tomorrow in the next session. Bye bye.